हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज काजल अग्रवाल। अपने आज की वीडियो में मैं आप लोगों से एसएससी सीपीओ 2020 एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एग्जाम 23 नवंबर 2020 से 26 नवंबर 2020 के बीच में कंडक्ट होंगे। मतलब करीब 20 दिन का टाइम है अभी हमारे पास इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो इन 20 दिन में कैसे आपको इस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी। फर्स्टली इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। ये एग्जाम 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग, जीके, मैथ्स एंड इंग्लिश। हर सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इस तरीके से ये पेपर पूरा 200 मार्क्स का होता है। इस एग्जाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो 1.25 मार्क्स कट हो जाते हैं। अब इस एग्जाम के हर सब्जेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को कैसे हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। लास्ट में आप लोगों को मॉक टेस्ट के बारे में बात करूँगी। जो लोग शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं उनके लिए मैं बता दूं रिवीजन। रिवीजन कैसे होता है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। हर सब्जेक्ट के लिए कैसे आपको रिवाइज करना है। इन शॉर्ट आप लोगों को रिवीजन पर ही फोकस करना है इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इन 20 डेज में। फर्स्ट रीजनिंग को मैं डिस्कस करूंगी। रीजनिंग बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट होता है। इसमें अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं कर पाए हैं तो आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। इतना टाइम अभी आपके पास है। अगर आपका रीजनिंग का कोई टॉपिक वीक है तो आप लोग उसे दोबारा से पढ़ लीजिए और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। बाकी 20 दिनों में आप लोगों की रीजनिंग की प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से बहुत अच्छे से हो जाएगी। रीजनिंग के लिए आप लोगों को कोई मोटी सी बुक लगाने की जरूरत नहीं है। कई लोग मुझसे किरण की बुक के बारे में पूछते हैं फॉर रीजनिंग। आप लोग केवल मॉक टेस्ट से रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो भी आप लोगों की रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी और आप 50 में से कम 45 स्कोर आराम से कर पाएंगे अपने मेन एग्जामिनेशन में भी, अगर आप लोग रीजनिंग की सभी टॉपिक क्लियर करके मॉक टेस्ट से ही रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। अब बात कर लेती हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश आप लोग रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर मैं इडियम्स की बात करूं, वन वर्ड एंड एंटोसाइनो की बात करूं तो आप लोगों को इन तीनों टॉपिक्स में कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी तक आपने जो पढ़ रखा है उसी को रिवीजन कीजिए। कुछ भी नया मत पढ़िए क्योंकि इन तीनों टॉपिक्स को याद करने में काफ़ी टाइम लगता है। स्पेशली एंटोसाइनो को याद करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए आप लोग नया मत पढ़िए बल्कि पुराना ही रिवाइज करते रहिए। बार बार रिवाइज कीजिए। जो भी आपके एंटोसाइनो वीक रह गए हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए और जब आप लोग सेकंड टाइम रिवीजन करें तो उन्हें एक बार फिर से थोड़ा और ध्यान से पढ़ लीजिए। इस तरीके से आप लोगों को रिमेनिंग वन वर्ड, एडियम, एंटोसाइनो अच्छे से याद हो जाएंगे। कुछ भी नया मत पढ़िए और जब आप लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उन मॉक टेस्ट में आप लोगों को जो भी नए वन वर्ड, एडियम या एंटोसाइनो मिलेंगे उनको जरूर आप नोट कीजिए और लर्न कीजिए। लेकिन जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उस बुक से कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। अगर इंग्लिश का कोई टॉपिक आप लोगों का वीक रह गया है तो उसको आप एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए, जिससे आप लोगों का वो टॉपिक क्लियर हो जाए और उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आप लोगों को इंग्लिश के उस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इंग्लिश और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि जिनमें अगर आपके कोई टॉपिक वीक रह गए हो तो आप लोग उन्हें 20 डेज की प्रिपरेशन में एटलीस्ट आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगी जीके के बारे में। जीके में आप लोगों को कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जो लर्न है उसी को रिवाइज कीजिए। जीके में कई कैंडिडेट्स सोचते हैं कि हम लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, पूरा 100% लर्न करना है। जीके आप लोगों को 100% लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी आपको लर्न होगा ये है उसी को रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे आप लोग एग्जामिनेशन में अपने क्वेश्चंस के आंसर देखकर भूल ना जाएं। 4 ऑप्शंस में आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जीके में कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी क्वेश्चन का आंसर पता होते हुए भी चारों ऑप्शन को देखकर कन्फ्यूजन हो जाता है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। कई बार हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं लेकिन 2 में फिर भी कन्फ्यूजन रह जाता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन। जीके में ज़रूरी नहीं है आप लोग 100% सिलेबस लर्न करें। अगर आप लोगों ने 60%, 70% सिलेबस भी लर्न कर लिया है तो आप लोग उसी को रिवाइज करें, जिससे आप लोगों के जीके में अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर 50 में से 30 मार्क्स भी आप लोगों के जीके में आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर होता है। और करंट अफेयर आप लोग कम से कम 10 नवंबर तक के लर्न कर रहे हैं। जैसे आज 30 अक्टूबर है तो आप लोग 30 अक्टूबर तक के करंट अफेयर लर्न करें। साथ में 10 दिन के करंट अफेयर जो भी आते जाएं नए उन्हें लर्न कर लें। उसके बाद आप लोग चाहें तो करंट अफेयर लर्न करना छोड़ सकते हैं, क्योंकि 23 नवंबर से एग्जाम है तो 13 दिन के करंट अफेयर आप सोच सकते हैं कि नहीं आएंगे, लेकिन एटलीस्ट 10 नवंबर तक के करंट अफेयर आप लोग लर्न करें और उन्हें बार बार रिवाइज करें, क्योंकि करंट अफेयर के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्वेश्चंस को आंसर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए आप लोग करंट अफेयर अच्छे से रिवाइज करें, उन्हें अच्छे से लर्न करें।
यहाँ मैं मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में आपको एक पॉइंट और बता दूँ। मिलिट्री एक्सरसाइज आप लोग थोड़ा डीप में पढ़ के जाएँ, क्योंकि CHSL के एग्जामिनेशन में मिलिट्री एक्सरसाइज काफ़ी डीप में पूछी गई थी। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था मिलिट्री एक्सरसाइज पर कि इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, इसमें इंडोनेशिया की तरफ से कितने शिप ने पार्टिसिपेट किया था। वैसे तो मैं एक टफ क्वेश्चन ही मानती हूँ, क्योंकि हर बार ये पूछा जाता है कि किन देशों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, लेकिन इस बार पूछा गया कि कितने जहाज़ों ने पार्टिसिपेट किया। तो आप लोग मिलिट्री एक्सरसाइज थोड़ा डीप में पढ़ के जाइए, उनको केवल शॉर्ट में मत पढ़िए। और बाकी सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन नॉर्मल थे, लेकिन मिलिट्री एक्सरसाइज पर थोड़े डीप में पूछे गए थे। 10 नवंबर तक की करंट अफेयर आप लोगों को अच्छे से लर्न करनी है एंड रिवाइज करनी है, और बाकी की पूरी जीके जो आप लोगों ने लर्न की है उसको रिवाइज कीजिए, नया मत पढ़िए कुछ भी। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन मिलते हैं आप लोगों को, अगर कोई क्वेश्चन नए मिलते हैं तो उनको बुक मार्क कर लीजिए, उन्हें बार बार पढ़ लीजिए। 3-4 बार आप पढ़ लेंगे तो आप लोगों को उन क्वेश्चन के आंसर लर्न हो जाएंगे। बुक में से या नोट्स आप लोग जो भी बनाते हैं उनसे कुछ भी नया मत लर्न कीजिए। नेक्स्ट मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों के जो भी नोट्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए और क्वेश्चन पेपर्स लगाना स्टार्ट कर दीजिए, सेट्स लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग कंबाइंड मॉक टेस्ट लगाइए, कोई भी सिंगल मॉक टेस्ट मत लगाइए। जब आप लोग रिवाइज कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली अलग अलग टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप लोगों का पूरे टॉपिक्स का रिवीजन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप लोग मैथ्स को सॉल्व करने के लिए कंबाइंड मॉक टेस्ट लीजिए। अगर आप लोग रोज 50 क्वेश्चंस भी मैथ्स के लगा रहे हैं तो उनमें सारे तरह के क्वेश्चंस आ जाएं, हर टॉपिक के क्वेश्चन उनमें पूछे गए हों, जिससे आप लोग कोई भी टॉपिक के भूलेंगे नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट आप भूलेंगे नहीं। मैथ्स के लिए कोई भी नया कॉन्सेप्ट इन 20 दिनों में मत सीखिए, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को फाइनल एग्जामिनेशन में वर्क नहीं करेगा। जो आप लोगों को आता है और आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। अब बात कर रही थी मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों के मार्क्स गेन कराने में, आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाई कराने में। मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट को मानती हूँ। 50% आप लोगों की बाकी की मेहनत और 50% रोल प्ले करते हैं मॉक टेस्ट आप लोगों के एग्जाम स्कोर कराने में। आप लोगों को मॉक टेस्ट कैसे देना है? फर्स्ट आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप लोग सॉल्व करेंगे जीके, देन आप लोग इंग्लिश सॉल्व करेंगे, थर्ड आप लोग रीजनिंग सॉल्व करेंगे और लास्ट में मैथ सॉल्व करेंगे। 2 घंटे का एग्जाम होता है, आप लोगों को सॉल्व करना है इसे 1.5 घंटे में। आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोग 90 मिनट्स में अपना मॉक टेस्ट या मेन एग्जामिनेशन जो भी आप दे रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। बाकी का आधे घंटे आप लोगों को अपने टेस्ट को चेक करना है। चेक करने में भी आप लोगों को यही रूल फॉलो करना है। फर्स्ट आप लोग चेक करेंगे जीके के क्वेश्चन, देन इंग्लिश, देन रीजनिंग और लास्ट में मैथ्स। इस तरीके से जब आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं या मेन टेस्ट देते हैं तो आप लोगों का टेस्ट टाइम लिमिट पे कंप्लीट हो जाता है और आप लोग चेक भी कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कोई और स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं और उससे आप लोगों के मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं तो आप लोग अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए, मेरी स्ट्रेटजी फॉलो मत कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जो स्ट्रेटजी मेरे लिए वर्क करती है वही स्ट्रेटजी आप लोगों के ऊपर भी वर्क करेगी। अगर आप लोगों की कोई अपनी स्ट्रेटजी है जिसे आप लोग फॉलो करना चाहते हैं और अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं तो आप लोग अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करें। मैंने आप लोगों को एग्जाम की जो स्ट्रेटजी बताई है वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताई है। मैं मॉक टेस्ट इसी तरीके से सॉल्व करती हूँ, यही तरीका कई लोग सजेस्ट करते हैं मॉक टेस्ट सॉल्व करने। फर्स्ट जीके, देन इंग्लिश, देन रीजनिंग और लास्ट में मैथ्स। 20 दिन में कुछ भी टॉपिक नया नहीं पढ़ना है, जो आप लोगों को आता है उसी को रिवाइज करना है। इंग्लिश और रीजनिंग में जो वीक टॉपिक आपके रह गए हैं या कुछ एक टॉपिक आप लोगों के छूट गए हैं तो आप लोग उन्हें पढ़ सकते हैं। जीके में कुछ भी नया मत पढ़िए, मैथ्स में कुछ नया मत पढ़िए, केवल रिवाइज पे ध्यान दीजिए। मल्टीपल रिवीजन आप लोग कीजिए, जीके को जितना रिवीजन कर सकते हैं कीजिए, मैथ्स से जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए। मैथ्स के कम से कम रोज़ 100 क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए और अपना टाइम लिमिट सेट कर दीजिए। उसके बाद उनका एनालिसिस आप लोगों को करना है। एनालिसिस जरूर कीजिए, चाहे आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो या अलग से कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, क्योंकि जब आप लोग एनालिसिस करते हैं तो उसी से आप लोगों को अपनी एक्यूरेसी का पता चलता है, अपने वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट का पता चलता है। इसी से आप जान पाते हैं कि आप लोगों को कहाँ पर थोड़ी और मेहनत करनी है, कहाँ पर थोड़ा आप लोगों की कमी रह गई है मेहनत में। कई कैंडिडेट्स पूछते हैं कि मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगाएं या ऑफलाइन। एग्ज़ाम को केवल 20 डेज़ बचे हैं और ये एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाइए, ऑफलाइन मत लगाइए। अगर आप लोग ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हैं और उसे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम 1 वीक में एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। अगर आप लोग ऑफलाइन टेस्ट लगाना पसंद करते हैं, जो ऑनलाइन लगाना पसंद करते हैं वो ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट लगाएं, ऑफलाइन की तरफ ना जाएं। हाँ, जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिविजन कर रहे हैं तो ऑफलाइन किसी बुक या नोट्स का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन
अपना टेस्ट लगाने के लिए ऑनलाइन मोड को ही चूज़ करें, क्योंकि जब हम लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें हमारी एक्यूरेसी, रैंक, मार्क्स, वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बहुत अच्छे से पता चल जाते हैं। जबकि जब हम लोग ऑफलाइन मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें हमें सब कुछ खुद ही एनालाइज करना होता है। I hope I have discussed all the points regarding SSC CPO 2020 एग्जामिनेशन। अगर आप लोगों की अभी भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सभी को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन एंड गिव योर प्रीशियस फीडबैक। If you wanted to be updated with my videos then please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you for watching my video. Bye bye.